वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है मनोविज्ञान क्या है। पिछले सेशन में इस क्लास 11th वाले बच्चों के लिए दो चैप्टर्स बनाए गए थे क्लास 11th की, और वो किसी कारण से पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन अब जो ये सेशन है 2025 का, तो इस सेशन में हम लोगों ने ठाना है कि आपको साइकोलॉजी का जो सिलेबस है वो पूरा कराया जाएगा आपके मेन एग्जाम तक, आपके फाइनल एग्जाम तक। तो जितने भी बच्चे नए हैं हमारे साथ और जितने बच्चे पुराने थे वो भी हमारे साथ इस बार जुड़ सकते हैं। और चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि इस चैप्टर से, इस सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हमारी है वो सारी आप तक आसानी से पहुंच पाए। ठीक है, तो जो सपोर्ट आपने पिछले सेशन में किया था चैप्टर नंबर फर्स्ट, और जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो ऑलरेडी जाके देख सकते हैं, लेकिन आज हम फिर से एक नई स्टार्ट के साथ बिल्कुल शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हमारे नए हैं हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि ये जो हमारा सफर रहने वाला है चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेकर बिल्कुल एंड तक जाने वाला है। तो अगर आप चाहते हो कि आप साइकोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स ला सको, ठीक है, आपको चीजें समझ में नहीं आती है, तो आपके लिए ये जो चैनल है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर हम बात करें इसके नोट्स की, तो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड होने वाले हैं। ठीक है, जब आप वीडियो देखोगे तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लिंक से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे चैप्टर्स की। तो हमारा जो चैप्टर रहने वाला है मनोविज्ञान का परिचय, यानी बेसिकली मनोविज्ञान क्या है उसकी डेफिनेशन की हम बात करेंगे, और उसकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, उसका विकास किस तरीके से हुआ है, हम इन सारी चीजों को बेसिकली यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और इस चैप्टर में हमें बेसिकली क्या क्या पढ़ना है, हम एक बार उसके ऊपर नजर नजर डाल देते हैं, फिर हम वन बाय वन करके टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं, हम उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे क्या दिया गया है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति, यानी कि इसकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, हमें बेसिकली ये पढ़ना है। यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है साइकोलॉजी का। ठीक है, मनोविज्ञान का अर्थ, उसकी परिभाषा है ना, एग्जामिनर हमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा हमसे एग्जाम में, तो वो सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगला टॉपिक जो हमें कवर करना है वो है मनोविज्ञान का विकास। ठीक है, इसका विकास किस तरीके से हुआ, इसकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, हमें बेसिकली विकास के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करना पड़ेगा। देन हम पढ़ेंगे कि भारत में, ठीक है, इंडिया में मनोविज्ञान का विकास किस तरीके से हुआ है, विकास का क्या चरण था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर कवर करना है। उसके बाद आधुनिक मनोविज्ञान के विकास में कुछ रोचक घटनाओं के बारे में भी हमको यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ से एक नंबर में एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चार पांच टॉपिक आप देख रहे हो यही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमारे। देन आता है हमारा मनोविज्ञान की शाखाएं, यानी ब्रांचेस। ठीक है, तो ब्रांचेस के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कार्यरत मनोवैज्ञानिक। ठीक है, तो ये सारे कुछ टॉपिक्स है जो कि इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्लास 11th वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के साथ अपनी वीडियो को शुरू करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में बात की गई, यानी कि साइकोलॉजी को अगर हम डिवाइड करें दो भागों में, तो साइक के अलग निकल कर आता है और लॉगस का अलग मीनिंग यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, देखो साइकी का मतलब होता है आत्मा या मन का अध्ययन। ठीक है, साइकी का मतलब क्या हो गया, आत्मा या फिर मन का अध्ययन। तो अगर आप इसको जोड़ोगे, और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन। ठीक है, तो आत्मा या मन का अध्ययन, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दे, अगर हम इन दोनों को जोड़ दे, तो इसका मीनिंग, साइकोलॉजी का मीनिंग, यानी कि मनोविज्ञान का मीनिंग क्या निकल कर आता है, आत्मा का अध्ययन, या आप कह सकते हो कि मन का अध्ययन। ठीक है, मनोविज्ञान बेसिकली हमें यही सिखाता है कि हम किस तरीके से सोचते हैं, हम किस तरीके से काम करते हैं, हमारा बिहेवियर किस तरीके से होता है ना, हमारे व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है, मन का अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना, ये सारी चीजें ही मनोविज्ञान के अंदर रखी जाती है। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में ही पढ़ना हमें क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। सपोज करो कि एक बच्चा है। ठीक है, वो मतलब कि उसको दूसरों बच्चों को देखकर वो नमस्ते करना सीखता है। ठीक है, जब आप उसको सिखाते हो, ठीक है, कि ये चीज ऐसे कराई जानी है, ये चीज ऐसे होती है, तो वो उन सारी चीजों को अडॉप्ट करता है, वो उन सारी चीजों को अपनाता है। तो ये सामाजिक मनोविज्ञान के रूप में निकल कर आता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं सीखने का अध्ययन क्या होता है, तो जैसे कि आप साइकिल चलाते हो और आप गिर जाते हो। ठीक है, जब मान लो एक कोई छोटा बच्चा है वो साइकिल चलाता है, वो गिर जाता है। ठीक है,
और वो फिर भी प्रयास करता है, ठीक है, और निरंतर प्रयास के बाद क्या करता है, वो साइकिल चलाना बहुत इजीली सीख जाता है, ठीक है। तो हमें बेसिकली यही पढ़ना है कि मनोविज्ञान किस तरीके से काम करता है, ठीक है, इसके पार्ट्स कौन-कौन से होते हैं, इसकी ब्रांचेस कौन-कौन सी है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में अगर कोई भी आपसे पूछे कि साइकोलॉजी का उत्पत्ति किस तरीके से हुआ, तो आप उसको डिवाइड करोगे। साइके का मतलब होता है आत्मा या फिर मन का, ठीक है, और लोगस का अर्थ होता है कि अध्ययन, यानी कि आत्मा या मन का अध्ययन क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है, ठीक है। 1 मार्क्स में अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप बेसिकली क्या करना, आपको देखो ये एक ऐसा विषय है ना कि आप इसमें रट्टा मारोगे तो आपको याद नहीं होगा। जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उन बातों को आप अपने दिमाग में बिठा लेते हो और अगर आप एग्जाम में बैठते हो तो आप बहुत ही ईज़ी तरीके से आप टैकल कर सकते हो, ठीक है? बहुत ही ईज़ी तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है? तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति क्या कैसे होती है? तो साइके और लोगस 2 तरीके से हो गया। साइके का मतलब होता है आत्मा या फिर मन, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, ठीक है? यानी कि आत्मा या फिर मन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मनोविज्ञान कहलाता है, ठीक है? आपको अगर मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है तो आप डेफिनेशन किस तरीके से देखोगे, अगर डेफिनेशन आप लोग देख लो। डेफिनेशन क्या कहता है कि मनोविज्ञान का अर्थ, कि मनोविज्ञान को औपचारिक रूप से एक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है जो विभिन्न संदर्भों में मानसिक प्रक्रिया, 3 चीजें हैं, 3 टॉपिक, 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपको इस टॉपिक में ध्यान देना है। 3 चीजें कौन-कौन सी? तो पहला आता है आपका मानसिक प्रक्रिया, दूसरा आता है आपका अनुभव और तीसरा आता है आपका व्यवहार, यानी कि आपका बिहेवियर, ठीक है? मानसिक प्रक्रिया यानी कि थॉट प्रोसेस में क्या-क्या चीजें शामिल हो सकती है। सपोज करो कि आपके पास एक कुत्ता है और आप उस कुत्ते को मतलब बहुत अच्छा भाईचारा है आपके साथ उसका, ठीक है? लेकिन जब आप किसी दिन बहुत अच्छे कपड़े पहनकर निकलते हो और वो आपको पहचान ही ना पाए, ठीक है? और वो आपको देखकर भौंकने लगता है, ठीक है? अगर वो आपको भौंक रहा है तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? आपका जो माइंड कहेगा कि आपको इस सिचुएशन में भागना है, आप जितनी तेज़ भाग सकते हो, उतनी तेज़ भागो, लेकिन इस कुत्ते से अपनी जान बचाओ क्योंकि वो तुम्हें काट लेगा, ठीक है? तो मानसिक प्रक्रियाओं में क्या होता है कि बेसिकली आपका जो दिमाग होता है, जो आपका मस्तिष्क होता है, ठीक है? वो आपको इंडिकेट करता है क्या कि ये चीज़ आपके लिए खतरे से मतलब बहुत ही डेंजरस है, आपको इस सिचुएशन में भागना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मानसिक प्रक्रियाओं में आती है। आपने गरम कुकर देखा होगा, ठीक है? घर पे आपके मान लो आलू उबलता है गरम कुकर में, तो गरम कुकर को जब आप टच करते हो या गलती से आपका पैर या कोई बॉडी टच हो जाती है, तो आप झटके से अपने उस हाथ को या पीछे कर लेते हो, ठीक है? तो ये हमारा जो माइंड होता है, जो हमारा दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, वो हमें इंडिकेट करता है कि ये चीज़ जो है वो खतरनाक है, ठीक है? इसलिए जब भी हम कोई गरम चीज़ को छूते हैं या अचानक से टच करते हैं, तो हमारी बॉडी वहाँ से अ, हमारी बॉडी तुरंत हट जाती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमारी मानसिक प्रक्रियाओं में आती है, ठीक है? अनुभव के बारे में अगर हम बात करें तो एक्सपीरियंस आप सभी को पता होगा, एक्सपीरियंस अनुभव, ठीक है? तो अनुभव भी क्या होता है, ये मनोविज्ञान को ही दर्शाता है, ठीक है? किस तरीके से? सपोज़ करो कि एक आप क्रिकेट खेल रहे हो और क्रिकेट में आपको 200 150 रन चेज़ करने हैं, तो आपका अनुभव क्या कहता है कि हम किस तरीके से बैटिंग लाइनअप को भेजें कि हम वो मैच जीत जाए, ठीक है? एक्सपीरियंस जब आपको रहेगा तो आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। सपोज़ एक बच्चा है एग्ज़ाम में बैठता है और एग्ज़ाम में बैठने से पहले वो क्या करता है? वो अपने चैप्टर्स को, अपने टॉपिक्स को, अपने नोट्स को 4-5 बार रिपीट करता है, ठीक है? याद करता है, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करता है और जब वो एग्ज़ाम में बैठता है, तो उसको मतलब जो उसका अनुभव होता है ना, जैसे कि उसने की प्रैक्टिस सेट लगाए, घर पे बैठ के उसने क्या करा, पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर सोल्व किए, ठीक है? और सोल्व करने से क्या हो गया, उसको एक्सपीरियंस हो गया, है ना? कि भाई मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ और वही क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आ गया, तो आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। तो अनुभव भी क्या होता है हमारा, बहुत ज़रूरी होता है मनोविज्ञान को परिभाषित करने में, ठीक है? साइकोलॉजी को डिफाइन करने में अनुभव, एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब अच्छा, एक एग्जाम्पल आप ये ले सकते हो, जब आप ट्यूशन पढ़ने जाते हो, ऑफलाइन ब्रांचेस में ट्यूशन लेने जाते हो, तो आप ये देखते हो कि इस टीचर को कितने साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है? मतलब कि हम अब आप किसी नए टीचर से तो पढ़ोगे नहीं, है ना? आप ये सर्च करोगे कि इस टीचर ने कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने साल से ये पढ़ा रहे हैं, है ना? तो आप उनके पास जाओगे। उसके बाद आता है हमारा बिहेवियर, हमारा जो व्यवहार होता है वो किस तरीके से, देखो कुछ लोगों में सबकी अलग-अलग पर्सनैलिटी होती है, सब लोगों के पास अलग-अलग बिहेवियर होता है। कुछ लोगों को तेज़ बोलने की आदत होती है ना? कुछ लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है, कुछ लोग बहुत ही शांत रहते हैं, है ना? कुछ लोग हँसमुख होते हैं, तो ये हमारा बिहेवियर को दर्शाता है। तो मनोविज्ञान हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारा बिहेवियर जो हमारा व्यवहार है ना? वो व्यवहार को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है? मनोविज्ञान की सहायता से हमें ये पता चलता है कि व्यवहार हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है? तो मनोविज्ञान की डेफिनेशन अगर 2 या 3 मार्क्स में आए तो आप बेसिकली बता देना कि मनोविज्ञान क्या है, एक औपचारिक विज्ञान के रूप में हम इसको परिभाषित करते हैं। साथ ही साथ इसमें 3 चीज़ें कौन-कौन सी? मानसिक प्रक्रिया, अनुभव और व्यवहार, इन सारी चीज़ों का अध्ययन कराया जाता है।
ठीक है, हमारी थॉट प्रोसेस का कि हम किस तरीके से सोचते हैं, हमारे अनुभव का, हमारे एक्सपीरियंस का, और साथ ही साथ हमारे बिहेवियर का कि हम किसी चीज को देखकर किस तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, जैसे बिहेव से याद आया कि दिल्ली वाले लोग क्या करते हैं, बिहार के लोगों के लिए एक अलग ही मेंटालिटी है। ठीक है, वो किसी भी लोगों को देखकर ये बता दे कि यार ये बिहार का होगा। ठीक है, तो उनके वो बिहेवियर से पता कर लेते हैं। ठीक है, अब बिहार के लोगों की बिहेवियर क्या है, उनके लोगों का क्या बिहेवियर है, तो एक तो उनका ये है कि पेड़ को वो लोग पेड़ बोलते हैं, है ना? सड़क को सड़क बोलेंगे, ठीक है? इस तरीके से हो गया, और उनके मन में ये है कि ये बिहार से तो पक्का गुटखा खाता होगा, ठीक है? ये मेंटालिटी है। तो यही चीज़ें, इन सारी चीज़ों के बारे में ही हमारा मनोविज्ञान हमें अध्ययन करना सिखाता है। चलिए साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, अगला है मनोविज्ञान का विकास किस तरीके से हुआ है, ठीक है? तो आपको ध्यान में रखना है कि 1 नंबर के लिए यहाँ पे आपको थोड़ा-सा आपको मेरी बातों को समझना पड़ेगा कि 1 नंबर के लिए 1 मार्क्स के लिए कौन-कौन से क्वेश्चन्स आ सकते हैं। तो मनोविज्ञान एक नवीन विषय है, ये आपको पहला पॉइंट ध्यान में रखना है कि मनोविज्ञान क्या है? एक नवीन विषय है, ठीक है? एक नवीन विषय है, और इसका इतिहास कितना पुराना है, तो 130, ठीक है? 130 वर्ष, लगभग 130 वर्ष पुराना है इसका विकास, ठीक है? साथ ही साथ आप देखोगे कि इसकी पहली प्रयोगशाला, यहाँ से क्वेश्चन ये वाला, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में, एमसीक्यूज में आ सकता है कि पहली प्रयोगशाला कब हुई थी, तो जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, ठीक है? जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, ठीक है? तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने 3 टॉपिक को अभी डिस्कस किया कि मनोविज्ञान एक नवीन विषय है, कितना पुराना है, तो ये 130 वर्ष पुराना है, और पहली प्रयोगशाला कब की गई थी, तो जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में की गई थी, ठीक है? ये सारी 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया? अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, अभी तक हमने पढ़ा कि मनोविज्ञान क्या होता है। आप सभी को मैंने बताया कि मनोविज्ञान क्या है, आत्मा या फिर मन का अध्ययन है, ठीक है? इसमें हम क्या करते हैं कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसा हमारा बिहेवियर होता है, इन सारी चीजों को हम पढ़ते हैं। साथ ही साथ हमने विकास की बात करी, तो एक नवीन विषय है और 130 वर्ष पुराना है। कितना पुराना है? 130, ठीक है? 130 ईयर्स पुराना है। पहली प्रयोगशाला की बात करी तो कब हुआ था? जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, ठीक है? वर्तमान समय में मनोविज्ञान की स्वीकृत परिभाषा तो अलग-अलग तरीके से हो सकती है। कैसे? आपको ध्यान देना है, मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान के रूप में पढ़ते हैं हम इसको, ठीक है? हम इसको आत्मा के विज्ञान के रूप में भी पढ़ते हैं। मनोविज्ञान मन के विज्ञान के रूप में, ठीक है? मन के विज्ञान के रूप में अभी आपने देखा होगा कि एक सुहानी करके एक है जो माइंड रीड करती है, ठीक है? मतलब आपको बोलेगी कि आप एक से इसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो, और वो एग्ज़ैक्ट बता देती है। तो मन के रूप में कुछ इस तरीके से हम लोग अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान को हम चेतना के विज्ञान के रूप में भी अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ हम मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में भी अध्ययन करते हैं, ठीक है? बिहेवियर के रूप में भी हम मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं कि किसी भी पर्सन का बिहेवियर किस तरीके से होगा, है ना? वो कैसा सोचता है, कैसा बोलता है, किस तरीके से काम करता है, उसका बिहेवियर कैसा है ना? गरीब लोगों को देखकर बिहेवियर लोगों का चेंज हो जाता है ना? ठीक है? तो इस तरीके से हम बिहेवियर के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है? मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं हम मानसिक प्रक्रियाओं के रूप में, यानी कि थॉट प्रोसेस के रूप में, ठीक है? मेंटल थॉट प्रोसेस के रूप में मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रिया, देखो मानसिक प्रक्रिया एक स्तर पर मस्तिष्क से गतिविधि से परिलक्षित होती है ना? मैंने आपको बताया कि ये हमारे जो हमारा ब्रेन, जो हमारा मस्तिष्क होता है, उससे रिलेटेड होता है। हालाँकि ये दोनों एक ही चीज़ें नहीं होती, एक दूसरे पर निर्भर होती है, ठीक है? तो देखो, जब भी आपको थॉट प्रोसेस क्या होगा कि जब एक बच्चा होता है, जब एक बच्चा रोता है बहुत ज़्यादा, तो वो अपनी मतलब माँ को देखकर चुप हो जाता है, ठीक है? इस तरीके से आप इसमें एग्ज़ाम्पल्स ले सकते हो, ठीक है? दूसरा क्या ले सकते हो, आपका इस चीज़ में आप ये ऐड कर सकते हो कि सपोज़ करो, मैंने आपको कुत्ते वाला एग्ज़ाम्पल दिया था कि कुत्ता जब अगर आपको घूर रहा है, तो आपका ब्रेन क्या कहेगा कि भाई यहाँ से जितना हो जल्दी हो सकता है निकल लो, क्योंकि ये क्या है, ये भौंकने वाला है, ठीक है? ये मुझे पहचान नहीं रहा मैं कौन हूँ, है ना? तो इस तरीके से आपका जो मानसिक प्रक्रिया है वो इस तरीके से काम करती है, और मनोविज्ञान हमें इस तरीके से सिखाता है, ठीक है? तो मनोविज्ञान का अध्ययन मानसिक प्रक्रियाओं के रूप में आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? तो एक तो ये हो जाएगा। अगला आता है आपका अनुभव, ठीक है? अनुभव क्या कहता है कि किसी भी वस्तु या कार्य, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, किसी भी वस्तु, दूसरा क्या है, कार्य। तो किसी भी वस्तु और कार्य के बारे में ज्ञान की प्राप्ति ही अनुभव है, ठीक है? किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ों के बारे में अगर आपको ज्ञान है, ठीक है? तो वो चीज़ आपका अनुभव के बारे में आपको दर्शाता है, ठीक है? अब जैसे कि आप ट्यूशन पढ़ने जाते हो तो टीचर के बारे में पता करते हो कि इस टीचर को कितने साल का एक्सपीरियंस होगा, है ना? आप किसी फ्रेश टीचर से नहीं पढ़ोगे, है ना? क्योंकि सबको क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चीज़ें ही चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अनुभव, ठीक है? एक्सपीरियंस। तीसरा है आपका व्यवहार का अध्ययन, ठीक है? बिहेवियर का अध्ययन, ठीक है? ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके व्यवहार से की जाती है, ठीक है? तो आप सभी भी अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रखो, साफ चरित्र बिल्कुल
ठीक है ना, सूत्र रखना, है ना। किसी भी व्यक्ति का जो पहचान है वो बिहेवियर के, व्यवहार के ऊपर निर्धारित किया जाता है। देखो, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच में संबंध, यानी कि जब कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको बहुत कम गुस्सा आता है ना? उस रूप में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आंतरिक या बाहरी दोनों में हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे आंतरिक और बाहरी 2 वर्ड निकल कर आते हैं। आंतरिक क्या होता है और बाहरी क्या होता है? जैसे सपोज़ करो, मुझे गुस्सा आया, तो मैं अपने गुस्से को किस तरीके से दर्शा सकता हूँ कि आँखों के ज़रिए, है ना? हम आँखें अपनी बड़ी कर लेंगे, या किसी, आपने देखा होगा जब आपके घर पे गेस्ट आते हैं और गेस्ट आपको, मान लो कोई चीज़ उन्होंने ऑफ़र करी, तो आप पहले अपने मम्मी-पापा के आँखों में देखते हो और उनकी आँखों में अलग ही आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि नहीं, ऐसा मैंने किया तो मेरी बाद में पिटाई होने वाली है, ठीक है? तो ये आंतरिक रूप से आप इसको दर्शा सकते हो, ठीक है? बाहरी रूप में क्या, आप मुस्कुरा कर सकते हो, है ना? ठीक है? तो इस तरीके से चीज़ें आपको यहाँ पर व्यवहार के अध्ययन के रूप में समझना पड़ेगा। उसके बाद है मनोविज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में। देखो, यहाँ पे आपको 2 तरीके से इसको पढ़ना पड़ेगा। एक क्या है? एक है हमारा प्राकृतिक विज्ञान के रूप में, दूसरा है हमारा सामाजिक विज्ञान के रूप में, ठीक है? यानी कि प्राकृतिक विज्ञान के रूप में ये है जो आपको प्राकृतिक से ही मिली हुई है, ठीक है? जैसे कि आपको बचपन से मिल सकती है ना? जैसे कि हम बच्चे की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो एक बच्चा जो होगा, जब वो रो रहा होगा, यानी कि उसने अपने माँ की, मतलब चेहरा देखते ही वो क्या करता है? चुप हो जाता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, यानी कि ऐसी चीज़ें जो प्राकृतिक रूप से आपको बचपन से ही दी गई है, वो सारी चीज़ें हमारा प्राकृतिक रूप में हो जाएगा। देखो, मनोविज्ञान की 2 धाराएँ कौन-कौन सी? एक भौतिक हो गया, जैविक, इसको आपको ध्यान में नहीं देना है। दूसरा जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का उपयोग करता है, ठीक है? प्राकृतिक विज्ञान के रूप में क्या, जैसे कि इसके बारे में, हाँ, यहाँ पे नेम्स आपको याद रखना पड़ेगा। नेम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि नेम से ही क्वेश्चन आ जाएगा। और मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है ना जिसमें कि डेट्स बहुत ज़्यादा है, और ऐसे आप बोल सकते हैं कि भारी-भारी वर्ड है जो कि बहुत ही बच्चों को मुश्किल आती है उस चीज़ में, ठीक है? तो प्राकृतिक विज्ञान के रूप में डेस्कार्टस का नाम आपको याद रखना है, ठीक है? और इसके बाद हाइपो हाइपोथेटिको डिटेक्टिव मॉडल, ये भी आपको याद रखना है। प्राकृतिक विज्ञान में 2 चीज़ें क्या, एक तो डेस्कार्टस ने दिया था, उसके बाद में हाइपोथेटिको डिटेक्टिव मॉडल हो गया। उसके बाद आपका इसमें दिया गया है, ये किस पे ध्यान करते हैं? तो ये सीखने पर, ठीक है? स्मृति पर, ध्यान पर और धारणा पर, इन सारी चीज़ों के सिद्धांत पर ये लोग फ़ोकस करते हैं, ठीक है? यानी कि प्राकृतिक विज्ञान के रूप में डेस्कार्टस क्या कहते हैं कि ये जो मनोविज्ञान है, वो बेसिकली स्मृति पर, ठीक है ना? हमारी इमेजिनेशन पर, हमारी धारणा पर, ध्यान पर, इन सारी चीज़ों को ये लोग एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद है मनोविज्ञान में अधिकांश शोध इसी दृष्टिकोण का अनुसरण करते हैं। ये चीज़ें आप नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। बेसिकली यहाँ से कोई क्वेश्चन बस ये पूछेगा कि मनोविज्ञान का कितने रूप में उसका अध्ययन किया जाता है, तो प्राकृतिक के रूप में आप बता देना, एक बता देना आप सामाजिक रूप में, ठीक है? प्राकृतिक और सामाजिक रूप में। प्राकृतिक रूप में क्या? तो प्राकृतिक के रूप में हम स्मृति, धारणा, ध्यान, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ठीक है? सामाजिक के बारे में हम अभी अगला जानने वाले हैं, ठीक है? देखो, सामाजिक विज्ञान का क्या होता है, तो सामाजिक विज्ञान में आपको ये याद रखना है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, कि जैसे एक दूसरों को देखकर जैसे दूसरा पढ़ना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि मान लो कि मैं हूँ, अगर मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया और मुझे ही देखकर अगर मेरा साथ वाला प्रभावित हो रहा है, ठीक है? और वो भी पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, तो ये सामाजिक मनोविज्ञान को दर्शाता है। यानी कि मेरे साथ रहकर मैंने क्या करा, उसको, उसकी जो मेंटालिटी है, उसकी जो आत्मा है, उसका जो मन है, उसका मैंने क्या करा, चेंज कर दिया। तो ये मेरा सामाजिक विज्ञान के रूप में हम मनोविज्ञान को यहाँ पर इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? समझ में आया? जैसे कि कोई एक बच्चा पढ़ रहा है और वो अच्छे नंबर लेके आ रहा है, उसको देखकर क्लास के दूसरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है? उसको देखकर क्लास के दूसरे बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं और वो भी अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो ये सामाजिक मनोविज्ञान का ही एक एग्जाम्पल हो गया है, ठीक है? प्राकृतिक में आपको क्या याद रखना है कि प्राकृतिक में आपको या तो वो चीज़ें आपके बचपन से मिली होगी या आप वहाँ के आस-पास के नेचर को देखकर अडॉप्ट करते हो, ठीक है? और सामाजिक रूप में क्या होगा कि आप जो चीज़ कर रहे हो और उस चीज़ को करने से अगर दूसरा प्रभावित हो रहा है और वो भी उस चीज़ को कर रहा है, तो वो सामाजिक रूप में, मतलब कि आप समाज के तौर पर एक यहाँ पर काम कर रहे हो, ठीक है? तो आपको समझने के लिए बेसिकली इसी चीज़ का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है? देखो, बहुत सारे व्यवहारों में नियमितता देखी जाती है, भिन्नताएँ भी देखी जाती है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें सिमिलैरिटी देखी जाती है और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है? जिन्हें बुनियादी मनोविज्ञान सिद्धांत समझा नहीं सकते या भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ठीक है? एक सामाजिक विज्ञान के रूप में व्यक्ति और समुदायों पर
उन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक वातावरण के संदर्भ में ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो वही डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है कि अब सामाजिक तौर पर विज्ञान पर क्या हो सकता है कि मान लो किसी एक बच्चे ने मतलब वो किसी एक काम को कर रहा है और उस काम को करने के बाद दूसरा बच्चा भी यार ये ऐसा कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, वो भी प्रभावित हो रहा है, वो भी उस काम को कर रहा है, तो सामाजिक रूप पे एक्सप्लेन इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, मनोविज्ञान के विकास की बात करते हैं तो इसका जो विकास था, ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान का विकास आपको ध्यान रखना है 1879 में से शुरू हुआ था। ठीक है, और विल्हम वुडंट, ठीक है, विल्हम वुडंट ने जर्मनी के, ये देखो पहली प्रयोगशाला की मैंने आपको बताई थी ना स्टार्टिंग में, कब हुई थी? जर्मनी के लिप्जिंग में पहली प्रयोगशाला। ठीक है, तो डेट कब याद रखनी है? 1879। कहाँ की गई थी? तो जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में की गई थी। डेट क्या है? 1879। किसने करी थी? विल्हेम वुडंट ने। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, तीन चीजें यानी कि 3 नंबर, 3 एमसीक्यूज यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि आधुनिक मनोविज्ञान का विकास कब किया गया था? 1879 में किया गया था। आधुनिक मनोविज्ञान का विकास किसने किया था? तो विल्हेम वुडंट ने किया था। आधुनिक मनोविज्ञान का विकास कहाँ किया गया था? तो जर्मनी के लिप्जिंग, ठीक है, विश्वविद्यालय में पहली प्रयोगशाला में किया गया था। तो ये तीन चीजें आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलो उसके बाद आता है, इसके बाद विलियम्स जेम्स का प्रकायवादी दृष्टिकोण, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब कि विल्हेम वुडंट ने कौन सा, जो भी अब उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में जिन बातों को रखा था उसको हमने संरचनावादी कहा। ठीक है, उसके बाद विलियम जेम्स का प्रकायवादी दृष्टिकोण, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? विलियम जेम्स का प्रकायवादी दृष्टिकोण। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखना है। देखो इन्होंने क्या कहा कि ये किस पर बिलीव करते थे? देखो, जिसने व्यवहार का अध्ययन किया और कैसे इसने लोगों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया। ठीक है, और इसमें क्या था कि उस समय मन की संरचना का अध्ययन आत्मनिरीक्षण के माध्यम से किया जाता था, और जब विषय को अपनी मानसिक प्रक्रियाओं और अनुभवों का विस्तार से वर्णन करने के लिए कहा जाता था, और इस प्रकार इन लोगों को संरचनावादी, ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है ना। विलियम जेम्स ने क्या किया? व्यवहार के अध्ययन पर ज्यादा फोकस किया था। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला है हमारा जॉन डेवी के बारे में। जॉन डेवी क्या कहते हैं? इसका उपयोग करते हुए तर्क दिया कि मनुष्य अपने वातावरण के अनुकूल ढलकर प्रभावी ढंग से कार्य करता है। ये चीजें आप इसकी भी एक्सप्लेनेशन को याद कर सकते हो जॉन डेवी की। जॉन डेवी क्या कहते हैं कि जो मनुष्य है वो क्या करता है कि अपने वातावरण के अनुसार काम करना शुरू कर देता है। सपोज करो कि जैसे कोई व्यक्ति दिल्ली का है और दिल्ली से वो चला गया चेन्नई की तरफ, तो चेन्नई में जैसी लैंग्वेज होगी, थोड़ी बहुत लैंग्वेज वो भी सीखने लगेगा, है ना। तो उसने क्या करा? उसने अपने वातावरण के अनुकूल काम करना शुरू कर दिया। तो यही चीजें यहाँ पे बताई गई है कि जॉन डेवी क्या कहते हैं? जॉन डेवी कहते हैं कि जो एक मनुष्य है वो अपने वातावरण के अनुकूल काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसा आपका एनवायरमेंट होगा ना, आप वैसा बनना शुरू हो जाओगे। ठीक है, जैसे कि स्कूल के बच्चों के लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं कि स्कूल के बच्चे क्या, अभी के बच्चे फ्री फायर वगैरह में ज़्यादा इन्वॉल्व है ना? और नशे की तरफ ज़्यादा वो लोग अग्रसर है। ठीक है, तो जैसा आपको एनवायरनमेंट मिलेगा आप वैसी चीज़ें करना शुरू कर दोगे। तो जॉन डेवी इस वाली बात को, इस वाले थॉट्स को लेकर वो चलते हैं। गेसाल्ट भी 20वीं सदी वाला, ये भी आप याद रख लेना कि इन्होंने क्या बताया था कि अवधारणात्मकता के संगठन पर ध्यान केंद्रित किया, और उन्होंने कहा कि मन के घटकों को देखने के बजाय जब हम दुनिया के घटकों को देखते हैं तो हमारा अवधारणात्मक अनुभव धारणा के घटकों के योग से अधिक होता है। ठीक है, मतलब ये क्या कहते हैं कि ये कहते हैं जब हम अपने मन की अवधारणा की बजाय जब हम दुनिया या सोसाइटी की अवधारणा को देखते हैं, ठीक है, तो वो हमारे अनुभव धारणा के घटकों के योग से कई ज्यादा अधिक हो जाता है, यानी कि वो हमारे एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो ये चीजें ध्यान मत देना, यहाँ से आएगा मेरी। उसके बाद जॉन वॉटसन के बारे में आप पढ़ लेना। ठीक है, संरचनावाद को उन्होंने खारिज कर दिया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ थिंकर्स है जैसे कि फ्रॉइड हो गए, उन्होंने कहा कि मनोविश्लेषण का आविष्कार किया, याद रख लेना, कॉल्स रॉजर्स और अब्राहम मास्लो, है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारत में मनोविज्ञान का विकास किस तरीके से हुआ था। ठीक है, भारत में मनोविज्ञान का विकास, तो पहला पॉइंट आपको क्या रखना है कि प्रथम प्रयोगशाला कब की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी 1915 में। यहाँ पे ये चीजें आपको याद रखनी है। प्रोफेसर जी बोस कौन थे? तो इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? भारत में मनोविज्ञान के आरंभिक 1992 में विकास को प्रभावित किया था। ठीक है, दो पॉइंट आपको याद रखने की। प्रथम प्रयोगशाला 1915 में कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। दूसरी प्रयोगशाला किसने करी थी? तो प्रोफेसर जी बोस ने की थी। कब की थी? तो ये कौन थे? ये इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन। ठीक है, इन्होंने भारत में मनोविज्ञान की 1992 में, ठीक है, विकास को इन्होंने प्रभावित करने के लिए
पहली प्रयोगशाला, दूसरी करी थी, ठीक है, दूसरी। उसके बाद दुर्गानंद सिन्हा की पुस्तक, ठीक है, दुर्गानंद सिन्हा की पुस्तक, ये सारी चीजें आपके बुक में भी है, वहां से भी आप इसको पढ़ सकते हो। साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ठीक है, साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, द इंडियन एक्सपीरियंस 1986 में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि दुर्गानंद सिन्हा की जो पुस्तक है वो कब प्रकाशित की गई थी, तो 1986 में। और पुस्तक का क्या नाम था, तो साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। उसके बाद है द इंडियन एक्सपीरियंस, ठीक है, तो ये पुस्तक का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, दुर्गानंद। और ये पूछ लेता है कि इस पुस्तक का किसकी पुस्तक है, ये तो दुर्गानंद सिन्हा की, ठीक है। उसके बाद प्रोफेसर जी बोस का आपको पता ही है, प्रथम प्रयोगशाला कलकत्ता 1915, और इनके बारे में तो इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन। उसके बाद आधुनिक मनोविज्ञान के विकास में कुछ रोचक तथ्य या घटनाएं की बात करते हैं। तो 1879 सबसे पहले, ओवरऑल जितनी भी चीजें अभी हमने डिस्कस करी है उसके बारे में दिया गया। तो 1879 फर्स्ट चीज, 1879 विल्हम वुंट ने लिप्सिंग जर्मनी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला को स्थापित किया। 1819 में विलियम्स जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने दिया था, तो विलियम जेम्स ने दिया था। 1900 में सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत, ठीक है, मनोविश्लेषणवाद का विकसित किया। उसके बाद 1905 में बिने एवं साइमन द्वारा बुद्धि परीक्षण का विकास, ठीक है। 1912 में, ठीक है, 1912 में जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक का उदय। 1924 में क्या, तो जॉन बी वॉटसन ने व्यवहारवाद पुस्तक लिखा, ठीक है। तो ये सारी चीजें कुछ डेट्स है, कुछ डेट्स के बारे में आपको याद रख लेना है ना, 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। उसके बाद हम बात करेंगे 1951 मानववादी 1951 मानववादी मनोवैज्ञानिक कॉल रॉजर्स ने रोगी केंद्रित चिकित्सा प्रकाशित की। 1954 में मानवतावादी मनोविज्ञान अब्राहम मॉस्लो ने क्या किया, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी दिया। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी किसने दिया था 1954 में, तो आपका बताना है ये अब्राहम मैस्लो। 1954 में इलाहाबाद में मनोविज्ञान की एक मनोविज्ञान शाला स्थापित की गई। 1955 में बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरोसाइंस की स्थापना, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरोसाइंस की स्थापना कहाँ की गई थी, बेंगलोर में, कब की गई थी, 1955 में। 1989 में नेशनल साइकोलॉजी एनएडीपी इंडिया की स्थापना, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। इसकी शाखाओं की बात करते हैं तो ये कुछ शाखाएं जैसे कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक, सामाजिक, ठीक है, जैविक, सांस्कृतिक और सांस्कृतिक मनोविज्ञान, औद्योगिक, ठीक है, शैक्षणिक। उसके बाद पर्यावरणीय मनोविज्ञान, नैदानिक एवं उपबोधन मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, तो ये सारे कुछ इसकी शाखाएं हैं, ठीक है। देखो अब इसके कार्यरत मनोविज्ञान में ऐसी चीजें जो कि कार्यरत है, जैसे कि नैदानिक है फर्स्ट आपका, ठीक है, आपका उपबोधन है, तीसरा है आपका सामुदायिक, ठीक है, ग्रुप के तौर पर जब हम उसको पढ़ते हैं। विद्यालय हो गया, उसके बाद आपका संगठनात्मक। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ से प्रश्न आते भी नहीं है ना। तो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी आप सभी को वो सारी चीजें करा दी गई है इस वीडियो के तो ये थी आज की हमारी वीडियो, ठीक है, क्लास 11 वाले बच्चों के लिए। तो बहुत जल्द आपसे मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के लिए। तो जितने भी बच्चे हमारे इस चैप्टर के साथ जुड़े हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दे, ठीक है। और कितने बच्चों को सेकंड वीडियो कब तक चाहिए, आप वो भी आप मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्द एक नए वीडियो चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें।